रिविजन था। चले रिवाइज कर चुके हैं। फ्रेश हेडिंग देखो, हेडिंग क्या लिखा है, शेयरहोल्डर्स राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अल्ट्रा वायरस एक्ट। बताओ अल्ट्रा वायरस मतलब क्या है, बियॉन्ड दी पार्स। शेयरहोल्डर कैन गेट बैक द मनी पेड बाय हिम। मेरी आईटेक्स कंपनी, ठीक है, आप मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो, मैं आपको शेयर सर्टिफिकेट देती हूँ। जैसे मैंने आपको शेयर सर्टिफिकेट दिया, आप मेरी कंपनी के क्या बन जाओगे, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर समझ गए, आपने मेरी कंपनी में पैसा लगाया, मैंने आपको दिया शेयर सर्टिफिकेट, आप मेरी कंपनी के बन गए शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर गेट बैक द मनी पेड बाय हिम टू द कंपनी अंडर दी, क्या किया है, अल्ट्रा वायरस अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स। इन्होंने साफ बोला कि भैया आपने क्या किया, क्या किया, जो अलॉटमेंट किया है, इस लाइन को समझो क्या लिखा है, अल्ट्रा वायरस का मतलब तो समझ में आ गया, बियॉन्ड दी पावर अलॉटमेंट ऑफ दी शेयर्स। मुझे आपको शेयर्स नहीं अलॉट करने थे, मुझे आपको शेयर्स अलॉट नहीं करने थे, लेकिन मैंने आपको शेयर्स अलॉट कर दिए। तो अगर मैंने आपको शेयर्स अलॉट कर दिए हैं तो साफ बोल दिया शेयर होल्डर, तुम अपना पैसा वापस मांग सकते हो। डिफरेंस है समझना। बाहर आउटसाइडर बंदा अगर कंपनी में पैसा लगाता है, पैसा देता है, तो वो पैसा रिकवर नहीं कर पाता। जैसे मैंने अभी बैंक का एग्जाम्पल दिया, पिछली क्लास में पढ़ा था बैंक, और अभी भी मैंने रिवाइज करवाया। बैंक के केस में क्या था, मैंने लोन दिया, ठीक है, सॉरी आईटेस कंपनी, हमने क्या किया, लोन लिया, और किस काम के लिए यूज किया, अल्ट्रा वायरस ऑब्जेक्ट के लिए। तो साफ इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है कि आपको वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन शेयरहोल्डर के केस में क्या बोल रखा है, डिफरेंस है बच्चा। शेयरहोल्डर कंपनी का इंटरनल पर्सन हो गया, सगा पर्सन हो गया, उसको उसके पैसे वापस मिलेंगे। लेकिन बाहर जो हमारे बैंक है, अदर पर्सन है, जो कंपनी से अलग है, आउटसाइडर है, उन्हें उनका पैसा वापस मिलने वाला नहीं है। ट्रांसफरी ऑफ दी शेयर्स फ्रॉम हिम वुड नॉट हैव बीन अलाउड। अब समझना थोड़ा सा केस, ठीक है, मैं सेलर हूं, मैं शेयर को बेच रहा हूं, और आप क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो। तो मैं सेलर हूं, आप क्या हो, बायर। इसे दूसरे सेंस में क्या मैं अपने आप को ट्रांसफरर बोल सकती हूँ, मैं अपने आप को ट्रांसफरर बोल सकती हूँ, और आप क्या बन जाओगे, ट्रांसफरी। ठीक है, कंपनी ने मुझे शेयर्स दिए, कंपनी ने किसे शेयर्स दिए, मुझे, गलत तरीके से मुझे शेयर्स दे, अब मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाएगा। पहली लाइन क्या बोल रहा है, पहली लाइन क्या बोल रहा है, शेयर होल्डर अपना पैसा वापस ले सकता है अगर उसे अलॉटमेंट, अगर उसे अलॉटमेंट किस फॉर्म में हुआ है, अल्ट्रा वायरस फॉर्म में हुआ है, तो मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन मैंने आगे चल के इसे बेच दिया, तो मैं क्या बन गया, ट्रांसफरर, और आप क्या बन गए, जिसे बेचा मैंने, ट्रांसफरी। ट्रांसफरी को ये पावर नहीं है, ये राइट्स नहीं है, ये पावर बस किसको मिल रखी है, कंपनी ने जिसको शेयर्स अलॉट किए। गलत तरीके से अलॉटमेंट मुझे किया गया था, तो मेरे पास ही राइट है अपने पैसे वापस लेने का। अगर ये आगे मैंने प्रोसीड कर दिया, अगर मैंने आगे इसे प्रोसीड कर दिया मगर बेच दिया, तो इन्होंने कहा ट्रांसफर तुम्हारे पास नहीं है, तुम मेरे पास ही आओ, मैं पैसे लेकर आपको वापस करवा दूं। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि गलत तरीके से पैसा किसको मिला, कंपनी ने बोला भैया गलत तरीके से शेयर्स तो मैंने आपको दिया, एक तरफ आपकी कंपनी है, ये मैं हूं, ठीक है, इन्होंने मुझे क्या दिया, शेयर सर्टिफिकेट, क्या दिया, शेयर सर्टिफिकेट, पैसे मैंने दिए इनको बदले में, यही होता है ना। तो इन्होंने कहा कि भाई अलॉटमेंट आप नहीं कर सकते थे एज पर रूल्स रेगुलेशन। तो जैसे हमें पता चला एज पर रूल्स रेगुलेशन अलॉटमेंट नहीं हो सकता था, तो मैं जाऊंगी कंपनी के पास, कहूंगी रखो अपना ये गलत सर्टिफिकेट, मुझे मेरा पैसा वापस दो, तो मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाएगा। मान लो कुछ ऐसी सिचुएशंस है कि कुछ लोगों ने क्या कर दिया, पैसा कमाने के चक्कर में इसे क्या कर दिया, बेच दिया। तो अगर इसको बेच दिया तो आगे जिस किसी को भी बेचा उसके पास ये पावर, ये राइट नहीं है। ये राइट बस किसको दिया गया है, कंपनी से जिसका डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किसका हुआ था, जो इनिशियल लेवल में हुआ था, वो कौन था, मैं था। मैंने अगर किसी और को बेचा तो उन्होंने कहा ये राइट आपको मिलेगा, ट्रांसफरर को मिलेगा, ये राइट ट्रांसफरी को नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला, क्योंकि कंपनी ने दिया क्या आपको, कंपनी ने तो किसको दिया, मुझे, तो कह रहे भैया आपके साथ गलत हुआ, हम आपको पैसा देंगे, हम आगे किसी और को देने वाले नहीं है। अब क्या करेंगे ऐसे केसेस में, तो जिनको आगे मिल चुका है वो किसके पास आएंगे, मेरे पास आएंगे, फिर मैं आकर उनसे ये सारे काम करवा कर दे दूंगी। क्या ये बात समझ में आ रही है। ये कुछ बाजू में तुम लोग देखोगे, ये कुछ केसेस के नाम दिख रहे हैं। यहाँ जितनी भी बातें हैं बच्चा, कोई ना कोई केस गया है कोर्ट में जाकर, कोर्ट में ये केसेस हुए हैं, और उस केसेस का क्या दे दिया उन्होंने, सीधा कंक्लूजन, पूरा का पूरा क्या दे दिया है, कंक्लूजन। तो आपको ये कंक्लूजन याद होने चाहिए। अभी इन केसेस का नाम याद नहीं होना चाहिए, जिन केसेस का नाम मैं बोलूंगी याद करने को, उनका याद होना चाहिए। जिसमें सबसे पहला केस मैंने आपको कौन सा बताया, एशबरी रेलवे कंपनी। इस कंपनी का नाम, इस केस का नाम आपको अच्छे से याद रखना, ये लैंडमार्क केस है। बात समझ में आ रही है। अभी कंक्लूजन क्या समझा, अगर कंपनी डील करती है, कंपनी डील करती है और कंपनी गलत तरीके से अलॉटमेंट कर देती है,
तो शेयर होल्डर का राइट है अपने पैसे वापस ले सकता है, लेकिन उसी शेयर होल्डर का बस राइट है जिससे कंपनी डायरेक्ट डील कर रही है। आगे अगर उसने किसी और को बेचा, उसके पास ये सारे राइट्स नहीं है। अब एग्जाम में क्या आएगा, एक केस बना दिया जाएगा, मोटा सा फैक्ट्स बना दिया जाएगा, और उस फैक्ट्स के बेसिस में आपसे कंक्लूजन पूछा जाएगा। तो अगर आपको ये कंक्लूजन याद है तो आप डायरेक्ट फैक्ट्स के बेसिस में कंक्लूजन लिख सकते हैं। अभी प्रैक्टिस में केस भी कराऊंगी, ठीक है। चलिए हेडिंग देखो क्या लिखा है, इफेक्ट। किसका इफेक्ट, अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन। गलत तो हो गया, चलो बैंक वाला एग्जाम्पल लेते। बैंक ने आईटेक्स कंपनी को लोन दिया, हमारे मेमोरेंडम में लिखा था कि हम इन पैसों को कहां यूज कर सकते हैं, कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन मैंने बैंक से लोन लिया और किस पर्पस के लिए यूज किया, साइंस के बच्चों को पढ़ाने के लिए। अल्ट्रा वायरस है कि नहीं पहले तो बताओ, अल्ट्रा वायरस है। चलो इन्होंने कहा मान लो कोई अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन हो जाते हैं तो आगे होगा क्या, इन्होंने क्या बोला आगे क्या होगा, सबसे पहले वो ट्रांजेक्शन क्या हो जाएंगे, वॉइड। और वॉइड क्या लिखा है, एब इनिशियो। व्हाट डू मीन बाय वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट गलत है, एब इनिशियो मतलब कहां से गलत है, स्टार्टिंग से। लैटिन टर्म है और कुछ नहीं, लैटिन टर्म का मतलब कि आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो गलत है स्टार्टिंग से, ठीक है। अल्ट्रा वायरस एक्ट नल एंड वॉइड हो जाएंगे एब इनिशियो, स्टार्टिंग से हम मान लेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट ही गलत है, मतलब कि बैंक ने जो मुझे लोन दिया है ये गलत है, बैंक को मुझे लोन देना ही नहीं था, बैंक है ना लायक, क्यों लोन दिया उसने मुझे, मैंने तो बताया था ना कि किस पर्पस के लिए यूज करूंगी। बैंक पूछता है जो आप लोन ले रहे हो ना किस पर्पस के लिए यूज करोगे, प्रॉपर पूछता है। आपने सुना होगा ना होम लोन है, ठीक है, या फिर व्हीकल को आप क्या करवाते हो, फाइनेंस कराते हो, ट्रांसपोर्ट को, तो पर्पस उन्हें पता रहता है। उनको मैंने पर्पस बताया था कि भैया मैं क्या कर रही हूँ, साइंस के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, फिर उसने क्यों अलाउ किया, तो उन्होंने बोला है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से गलत मान लिए जाएंगे। कंपनी इज नॉट बाउंड बाय दीज एक्ट, कंपनी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब कंपनी अब आपका लोन रिपे नहीं करने वाली। भाई ये तो गलत हो गया, लेकिन करेगा फिर कौन, डायरेक्टर क्या हो जाएगा, पर्सनली लाइबल हो जाएगा, ठीक है। इवन दी कंपनी कैन नॉट सू एंड बी सू, साफ बोलते भैया कंपनी और तुम्हारा हम कॉन्ट्रैक्ट मानते नहीं है, ना आप कंपनी में केस कर सकते हो ना कंपनी आप पर केस करेगी, क्योंकि हमारे हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, गलत है, वॉइड एब इनिशियो। अल्ट्रा वायरस जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे वॉइड एब इनिशियो मानेंगे, कैन नॉट बिकम द इंट्रा वायरस, ये कभी भी इंट्रा वायरस नहीं बन जाएंगे बाय द रीजन ऑफ दिस टॉपल या फिर रेक्टिफिकेशन। कुछ याद आ रहा है कि शोल्डर चाह ले तो भी इसे रेक्टिफाई नहीं कर सकते, बात समझ में आ गई। तो पहला, अगर ऐसे अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन अगर होते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट नंबर 1, उन ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलेंगे, वॉइड एब इनिशियो, ऐसे ट्रांजेक्शन गलत है हमारी नजरों में। पहला समझ में आया। दूसरा क्या लिखा है, व्हाट डू मीन बाय इंजंक्शन, स्टे ऑर्डर लगता है, इंजंक्शन मतलब स्टे, स्टे मतलब क्या, रोक दो। अगर ऐसे कोई भी अल्ट्रा वायरस काम हो रहे तो ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को, ऐसे ट्रांजेक्शन्स को रोकने का ऑर्डर दिया जाता है। मेंबर कैन गेट द इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन अ कंपनी वेयर इन द अल्ट्रा वायरस एक्ट। अभी मुझे एशबरी रेलवे वाला केस याद दिलाओ, एशबरी रेल में क्या हो रहा था, जैसे उन्हें पता चला कि भाई नहीं कर सकते तो मेंबर्स की मीटिंग हुई थी, मेंबर्स की मीटिंग हुई, एशबरी रेलवे को क्या बोला, भाई आप फाइनेंस का काम कर ही नहीं सकते हो, तो स्टे लगाने को बोला। फिर वो गया था रिच के पास और क्या बोला था, हम कॉन्ट्रैक्ट अब आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो वो यही कह रहे, मेंबर्स चाहे तो क्या कर लेंगे, रोक देंगे, कंपनी को रोक देंगे, स्टे लगा देंगे, आगे बढ़ने दिया नहीं जाएगा। वापस हेडिंग क्या बोल रही है, हेडिंग बोल रही है अगर ऐसे अल्ट्रा वायरस काम अगर हो जाते हैं तो अब क्या करेंगे, जैसे हमें पता चला, तो जैसे हमें पता चला तो सबसे पहला काम क्या होगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्या बोलेंगे, वॉइड एब इनिशियो। दूसरा क्या बोलेंगे, मेंबर चाहे तो क्या ले लेंगी, इंजंक्शन, सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे, स्टे, लेकिन आपको टेक्निकल टर्म्स यूज करने, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, अब वो डायरेक्टर के पास जब केस करने जाएगा ना तो एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग ही जाएगा, वो पर्सनली जो लाइबल होने वाला है ना एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होने वाला है, ठीक है। चलो तो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर, क्योंकि साफ बोल रहे भैया कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तो उठाएगा कौन, वो डायरेक्टर ही है ना, जिसको पता था उसके मेमोरेंडम में लिखा है। तो बैंक की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतने करोड़ों का जो लोन लिया है उसके लिए डायरेक्टर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। ड्यूटी ऑफ द डायरेक्टर टू एंश्योर द कॉर्पोरेट कैपिटल
इज यूज ओनली फॉर द लेजिटिमेट बिजनेस ऑफ द कंपनी। इन्होंने कहा भैया डायरेक्टर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंपनी में रखा जो पैसा है वो किस पर्पस के लिए यूज होगा, लेजिटिमेट, लेजिटिमेट मतलब लीगल बिजनेस के हिसाब से होगा जो उसके मेमोरेंडम में लिखा है। अब डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेमोरेंडम के हिसाब से यूज करने की, डायरेक्टर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई नहीं, तो डायरेक्टर विल बी पर्सनली लायबल। बात समझ में आ गई? कंटिन्यू। इन केस डेलिबरेट मिस एप्लीकेशन, इन्होंने कहा कि भाई ये डायरेक्टर का ना फर्स्ट डे से डिसाइड था कि ये बैंक से लोन ही ले रहा है क्या करने के लिए, धोखा, धोखा देने के लिए। उसे मालूम था कि भाई कंपनी में तो केस बनेगा ही नहीं, तो कंपनी में केस बनेगा नहीं, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, फर्स्ट डे से उसका ये प्लान था। तो साफ इन्होंने बोल दिया कि भाई डायरेक्टर के अगेंस्ट तो फ्रॉड का केस बनेगा जो एक तरीके से क्रिमिनल एक्शन तक लिया जाएगा, क्योंकि भाई डायरेक्टर फ्रॉड करने के इंटेंशन से ही ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। बात समझ में आ रही है? कंटिन्यू। यहाँ पे डिस्टिंक्शन बता के रखा है बिटवीन दी ट्रांजैक्शन। इन्होंने दो डिफरेंस बताए, एक इन्होंने बताया है एक तरफ अल्ट्रा वायरस, क्या लिखा है, अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी, और दूसरा क्या लिखा है, अल्ट्रा वायरस ऑफ द डायरेक्टर। अब अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनीज एक्ट, अल्ट्रा वायरस ऑफ द मेमोरेंडम, क्या रेटिफाई हो सकती है क्या, क्या रेटिफाई हो सकती है क्या? याद करो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन कौन से हैं? अगर अल्ट्रा वायरस क्या हो रहा है, डायरेक्टर, तो क्या शेयर होल्डर ठीक कर सकते हैं? हाँ। मेमोरेंडम का अल्ट्रा वायरस है तो क्या शेयर होल्डर ठीक कर सकते हैं? हाँ। ठीक है, सॉरी आर्टिकल का है। अगर मेमोरेंडम का है तो क्या रेटिफाई हो सकता है? नहीं। अगर कंपनीज एक्ट का है तो रेटिफाई हो सकता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने दो डिफरेंस बिटवीन बताए हैं। ये दो डिफरेंस बिटवीन किसकी बात कर रहे हैं? इन्होंने सबसे पहले डिफरेंस बताया है अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी, ये कंपनीज एक्ट नहीं, ये कंपनी के मेमोरेंडम की बात करे, लैंग्वेज से कंफ्यूज मत होना। इन्होंने कहा एक तरफ है अल्ट्रा वायरस ऑफ मेमोरेंडम और एक तरफ क्या लिखा है, अल्ट्रा वायरस ऑफ द डायरेक्टर। कौन सी चीज शेयर होल्डर चाहे तो ठीक कर सकते हैं? डायरेक्टर वाला, ये लिखा है वेयर द डायरेक्टर एक्सीड देयर अथॉरिटी द सेम मे बी रेटिफाई बाय पासिंग द रेजोल्यूशन। ये रेजोल्यूशन कहाँ पास होगा? जनरल मीटिंग में शेयर करेंगे, ठीक है, एसआर पास होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन, प्रोवाइडेड कंपनी हैज द कैपेसिटी इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कैपेसिटी मतलब इंट्रावायरस की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर इन्होंने थर्ड पॉइंट क्या बोला है, अगर आपको कहीं भी ऐसे अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन दिखते हैं तो पहली फुर्सत में उन ट्रांजेक्शन को क्या बोलो, वॉइड एब इनिशियो। दूसरा क्या बोलो, स्टे ऑर्डर लगा दो, इंजंक्शन। तीसरा क्या बोला, डायरेक्टर पर्सनली लाइबल। लेकिन हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और इन्वेस्टिगेट करते वक्त हमें पता चला ये डायरेक्टर फर्स्ट डे से उसकी ये प्लानिंग प्लॉटिंग थी, तो भाई फ्रॉड का क्रिमिनल केस भी इस पे बन सकता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या लिखा है, फोर्थ पॉइंट, कंपनीज मनी हैज बीन यूज अल्ट्रा वायरस। समझना, लोन लिया, बैंक से लोन लिया, ठीक है। अब जब लोन लिया तो मैंने मेरे ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा था मैं कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाऊंगी, लेकिन मैंने क्या अल्ट्रा वायरस काम किया, साइंस के बच्चों को पढ़ाने के लिए किया। तो मेरा प्लान था कि एक नई ब्रांच खोलना, समझना मेरे एग्जाम्पल को समझना, एक नई ब्रांच खोलना, उस ब्रांच के लिए मैंने एक बिल्डिंग खरीद ली थी, ठीक है। दूसरे शहर में जाके मैंने एक बिल्डिंग खरीद ली थी और उस बिल्डिंग में क्या करवा रही थी, साइंस के बच्चों को पढ़ा रही थी। कहने के लिए तो मैंने गलत काम किया है, अल्ट्रा वायरस किया है, लेकिन इस अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी करते वक्त मैंने क्या किया, कोई प्रॉपर्टी मैंने खरीद ली, कोई प्रॉपर्टी मैंने खरीद ली। तो अब इन्होंने कहा इस प्रॉपर्टी में हक किसका होगा, इस प्रॉपर्टी में हक किसका होगा, कंपनी का ही हक होगा। अगर गलत काम करते वक्त, अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी करते वक्त, अगर इस बीच आप उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेते हैं तो कंपनी विल बी द राइट पार्टी टू प्रोटेक्ट दी प्रॉपर्टी। कंपनी के पास ही उस पैसे को, पैसा यूज किसने किया है, कंपनी ने यूज कर कर भैया उनके पास क्या आया है, प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी क्या किसी और को मिल जाएगी क्या? तुम्हें क्या लगता है ये प्रॉपर्टी क्या बैंक को मिल जाएगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। साफ इन्होंने बोला भैया कंपनी ने खरीदा ना, कंपनी ने लोन लिया था ना, भले इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो रहा है, पर्सनली रिस्पॉन्सिबल कौन हो रहा है, डायरेक्टर। तो ये डायरेक्टर के पास भी नहीं जाएगी, डायरेक्टर बोलेगा यार मैं पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हो रहा हूँ, गलत काम के लिए तो चलो मेरी प्रॉपर्टी नहीं। इन्होंने कहा सबसे राइट पर्सन कौन है जो इसको संभाल के रखेगा, दैट वाज कंपनी। तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी तो प्लीज वो प्रॉपर्टी कंपनी के पास होगी। इट रिप्रेजेंट द मनी ऑफ द कंपनी। वो एक तरीके से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंपनी का ही तो पैसा यूज हुआ है, कंपनी के नाम पे तो आया था ना पैसा, भले ही गलत काम के लिए आया था, ठीक है। अब कंपनी के नाम का पैसा, और वो पैसा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, प्रॉपर्टी के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो वो अभी कंपनी का ही माना जाएगा। पैसा कंपनी का तो प्रॉपर्टी भी कंपनी की। अब ये बात अलग है कि डायरेक्टर इसके लिए भले रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, लेकिन ये सारी हरकतें हुई किसके लिए थी, कंपनी के नाम के लिए हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, अल्ट्रा वायरस बोरिंग, ये रिपीट है, पढ़ चुके हैं, याद करो डायरेक्टर वाला एग्जाम्पल।
डायरेक्टर को क्या बोला कि डायरेक्टर तुम अपनी मीटिंग में 5 लाख तक का लोन ले सकते हो, लेकिन अगर आपको 5 लाख से ऊपर का लोन चाहिए तो कौन सी मीटिंग करवानी पड़ेगी? सारे शोल्डर की मीटिंग करवानी पड़ेगी। डायरेक्टर ने नालायकी दिखाई और 10 लाख का लोन उठा लिया, और ये 10 लाख का लोन के लिए उसे क्या करना चाहिए था? आप लोगों से, शोल्डर से क्या करना था? पूछना था। उसने पूछा नहीं। अगर कोई भी अल्ट्रावायरस बोरिंग है तो नॉट क्रिएट, उन्होंने कहा कोई भी डेटर क्रेडिटर रिलेशन नहीं है। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? बैंक डायरेक्टर की हो जाएगी ना, कंपनी की कभी नहीं होगी, बात याद रखना। कंपनी की नजरों में ये सारे कॉन्ट्रैक्ट गलत है, कंपनी कहीं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिबल कौन है? डायरेक्टर। स्टार्टिंग से बोल रहे हैं वॉइड है, और यहाँ क्या लिखा है? रीड करो, ये क्या लिखा है? पहली बात, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, और कंपनी कभी भी बाउंड नहीं है। तो बाउंड कौन है? बाउंड कौन है? डायरेक्टर पर्सनली। मैंने जानबूझकर आईटेक्स का नाम यूज किया फ्रॉड करने के लिए, तो उसके पीछे दिमाग किसका लगा? मेरा। तो कंपनी साइड से हट जाएगी, डायरेक्टर को पकड़ा जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अल्ट्रा वायरस। पहली बार तो ये टॉट नहीं सुन रहे हो, सीआईसीटी में भी टॉट पढ़ा और अभी जिगल में आएगा। ठीक है, तो सीआईसीटी में टॉट तो पढ़ा था। टॉट क्या होता है जरा बताओ? काइंड ऑफ बोलो, टाइप ऑफ बोलो, क्या? सिविल रॉन्ग। एक बात अच्छे से सुन लो, समझ लो। हम पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट, कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में ज्यादातर जितने भी गलत काम होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिविल रॉन्ग। उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिविल रॉन्ग। कुछ कुछ काम होते हैं जो क्रिमिनल नेचर के होते हैं। अभी जैसे उन्होंने बीच में क्या बोला कि भाई अगर ज्यादा फ्रॉड वाला केस होगा तो हम क्या लेंगे? क्रिमिनल एक्शन भी ले सकते हैं। अदरवाइज केस कौन सा बनता है? सिविल ही बनता है। तो कंपनीज एक्ट में जितने भी ऑफेंसेस हो रहे, जितने भी गलत काम हो रहे, वो सिविल है। कहीं स्पेसिफाई कर रखा है कि ये क्रिमिनल केस बनाता है तो क्रिमिनल होगा, अदरवाइज ये सब सिविल केसेस होते हैं। ठीक है, वापस आएंगे। इन्होंने कहा टॉट क्या है? टॉट क्या होता है? एक काइंड ऑफ क्या होता है? सिविल रॉन्ग ही होता है। ठीक, चलिए, टॉट का मतलब तो हमें पता चल गया, कनेक्ट करते। कंपनी विल नॉट लाइबल फॉर द टॉट कमिटेड आउटसाइड इट्स ऑब्जेक्ट। इन्होंने क्या बोला है? पहली लाइन क्या बोल रहा है? कंपनी अगर ऑब्जेक्ट के बाहर काम करती है तो कंपनी उसके लिए लाइबल? कंपनी उसके लिए लाइबल नहीं है। कंपनी उसके लिए लाइबल नहीं है, लेकिन कंपनी लाइबल हो जाएगी। टॉट के लिए भी हो जाएगी, और क्या लिखा है? स्लैश लिखा है। टॉट के लिए भी हो जाएगी और क्राइम के लिए भी, कभी कभार केसेस के लिए क्राइम के लिए भी हो जाएगी, ऑफ इट्स एम्प्लॉय। कुछ विकेरियस लाइबिलिटी वगैरह कुछ याद आना चाहिए टॉट में। क्या कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए, वेरी गुड, करे कोई भरे कोई, क्या कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए लाइबल है? क्वेश्चन ये है, क्या कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए लाइबल है, लेकिन कंडीशन, वेरी गुड, कंडीशन नंबर 1, टॉट कमिट होना चाहिए इन द कोर्स ऑफ द एक्टिविटी, और उस टाइम पे एम्प्लॉय इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। तुम आईटेक्स में काम करते हो, आईटेक्स में काम करते करते मैंने कुछ गलत काम तुमसे करवाया, तो तुमने गलत काम किया क्योंकि मैंने ऑर्डर किया था, आईटेक्स ने ऑर्डर किया था, तो आईटेक्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। छुट्टी हो चुकी है तुम्हारी, घर जाते आते कुछ गलत काम करते हो, तो क्या आईटेक्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या नहीं? याद करो, टॉट जब हम पढ़ रहे थे सीएससीटी में, तो उसमें एक नौकर था, एक मालिक था। ठीक है, नौकर घर में बैठे बैठे अगर कुछ गलत काम करता है, कचरा फेंक रहा था पड़ोसी में, है ना, पड़ोस में भेज रहा था, जब पड़ोस में वो कचरा फेंक रहा था मतलब मालिक ने ऑर्डर दिया था। तो अब पड़ोसी अगर झगड़ा करता है या कुछ कंपनसेशन मांगता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मास्टर, क्योंकि ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट काम किया है। अब भाई उसकी छुट्टी हो चुकी है, घर जाते वक्त किसी को भेड़ देता है, अब घर जाके किसी को भेड़ देता है, तो क्या उसके लिए मालिक रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, क्योंकि ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट नहीं है ना। ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट कुछ भी होता है तो मालिक रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आपने कंस्ट्रक्शन बड़ी बड़ी साइट्स देखी होंगी, उसमें लेबर्स काम करती है, अगर लेबर का कुछ इन केस कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए लाइबल कौन होता है? मालिक होता है। जो ठेकेदार होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन वो घर जाते जाते उसका एक्सीडेंट हो गया, तो फिर क्या ठेकेदार रिस्पॉन्सिबल है? डिफरेंस है। जब काम करते करते हुआ तो ठेकेदार रिस्पॉन्सिबल, काम कर नहीं रहा था, घर जा रहा था, काम खत्म हो चुका है, तो साफ इन्होंने बोला क्या कंपनी लाइबल है अपने एम्प्लॉय के गलत कामों के लिए? जनरल रूल नहीं, एक्सेप्शन, कंडीशन है। कंडीशन क्या है? अगर वो काम करते करते ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट में अगर होता है तो यस वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बात समझ में आ गई? अल्ट्रा वायरस क्या लिखा है? ग्रांट्स एंड गारंटी। सबसे पहले तो मुझे गारंटी बताओ, गारंटी क्या होता है? श्योरिटी देना। ठीक है, इसका और मेरा, आशी और मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने कहा आशी मैं तुझे लोन नहीं देने वाली, आशी कहती दीदी प्लीज मुझे लोन दे दो, मैंने कहा मैं नहीं देने वाली। तुम डिफॉल्ट कर सकती हो, मुझे मेरा पैसा शायद ना दो,
तो एक काम करो, गारंटर लेकर, ये ज्योतिष्का को एज अ गारंटर लेकर आती है, ठीक है। अब ज्योतिष्का क्या बोलती, दीदी आशी पे भरोसा कर लो, ये पैसे चुका देगी। मैंने कहा अगर नहीं चुकाया तो ज्योतिष्का ने बोला दीदी तो मैं हूं ना, मैं चुकाऊंगी। तो ज्योतिष्का क्या बन गई, मेरा गारंटर। ज्योतिष्का क्या बन गई, मेरी गारंटर बन गई, जो श्योरिटी दे रही है कि ये चुका देगी, और अगर नहीं चुकाएगी तो वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये होता है गारंटी। तो गारंटी किसने दी, ज्योतिष्का ने दी। किसको गारंटी दी, मुझे दी, आशी को नहीं दी। मुझे गारंटी दी, आशी चुका देगी। तो ये गारंटर हो गया, और मैं कौन हो गया बच्चा, मैं कौन हो गया, क्रेडिटर, लोन देने वाला। ये कौन हो गया, डेटर। क्या ये बात समझ में आ रही है। अल्ट्रा वायरस ग्रांट एंड गारंटी, डायरेक्टर कैन नॉट मेक अनऑथराइज ग्रांट। हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है कि हम गारंटी नहीं देंगे, और ये डायरेक्टर जाकर किसी को क्या दे देता है, गारंटी दे देता है। तो क्या कंपनी गारंटी वाला काम कर सकती है, नहीं। लेकिन अब गारंटी दे दी थी तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। डायरेक्टर कैन नॉट मेक अनऑथराइज ग्रांट अनलेस ऑब्जेक्ट इज प्रमोट। वो कहीं भी कुछ भी ग्रांट नहीं दे सकता, गारंटी नहीं दे सकता, जब तक उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज उसे अलाउ ना करे। बात समझ में आ रही है। इंसिडेंट ऑफ कैरियर और द ऑब्जेक्ट कंपनी, फर्स्ट पैराग्राफ सिंपल ये बोल रहा है, डायरेक्टर तब किसी को गारंटी देगा जब उसके कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है, नहीं लिखा तो नहीं देगा। गारंटी फॉर द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड, ये केस के थ्रू आपको समझा रहे। नालायक डायरेक्टर ने क्या कर दिया, गारंटी दे दी। किस चीज की गारंटी दे दी, कि हम डिविडेंड आपको पक्के से देंगे, ठीक है, चाहे प्रॉफिट भले ही ना हो। ऐसी टाइप की गारंटी दे सकता है क्या, कोई नहीं दे सकता। तो ऐसे कामों को हम क्या बोलते हैं, हमारी नजर में वो क्या है, अल्ट्रा वायरस, और वो क्या है, वॉइड। अभी हमारी मेन हेडिंग क्या थी, मुझे ये बताओ, हेडिंग क्या पढ़ा हमने। अगर किसी के भी बीच में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो अल्ट्रा वायरस नेचर के हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। सबसे पहला वो क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो। दूसरा क्या होगा, इंजंक्शन, मतलब रोक दिया जाएगा। डायरेक्टर उसके लिए पर्सनली लाइबल होगा। और उस अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन से अगर कोई हमने प्रॉपर्टी खरीदी है तो उस प्रॉपर्टी में राइट किसका है, कंपनी का है, क्योंकि वो कंपनी के ही पैसे को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ऐसे अल्ट्रा वायरस बोरिंग होते हैं तो उन्होंने कहा ऐसे बोरिंग में क्रेडिटर और डेटर का रिलेशन नहीं है। लोन आईटेक्स ने लिया तो आईटेक्स क्या बन रहा है, डेटर बन रहा है। बैंक क्या बन रहा है, क्रेडिटर। लेकिन क्योंकि ये कौन सा है, अल्ट्रा वायरस बोरिंग है, तो हम डेटर नहीं है और बैंक भी हमारे लिए क्रेडिटर नहीं है। तो अब बनेगा कौन, बैंक क्रेडिटर ही बनेगा और वो डायरेक्टर बन जाएगा डेटर। बात समझ आ रही है। कंपनी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है क्रेडिटर डेटर वाला, क्यों, क्योंकि गलत है ये कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्या बड़ा, कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, लेकिन कब, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये कह रहे हैं कि कोर्स ऑफ द एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे हुआ और वो भी जॉब उस टाइम पे कर रहा था। और कभी भी डायरेक्टर गारंटी नहीं दे सकता जब तक उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में ना लिखा हो। क्या ये पॉइंट समझ में आए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। वेरी गुड। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, व्हाट डू मीन बाय एक्सेप्शन। एक होता है जनरल रूल, एक क्या होता है, जनरल रूल। अभी हमने जनरल रूल पढ़ा, अभी हमने क्या पढ़ा, जनरल रूल। अगर कोई भी अल्ट्रा वायरस एक्ट हो रहे हैं तो हमारी नजरों में गलत है, जनरल रूल। एक्सेप्शन, इन्होंने क्या बोला, यस इन्हें हम अल्ट्रा वायरस नहीं बोलते। चलिए किसे नहीं बोलते, पहला पॉइंट, एक्ट, ये तुम लोग खुद ही बता सकते हो, एक्ट विच इज परफॉर्म इरेगुलरली बट अदरवाइज ये क्या है, इंट्रा वायरस ऑफ द कंपनी कैन बी वैलिडेट बाय इट्स शेयर होल्डर। याद करो पिछली क्लास का मेरा एग्जाम्पल ये था कि मेरे आर्टिकल में लिखा है, किस में लिखा है बच्चों ध्यान देना, कहाँ लिखा है, आर्टिकल में। आर्टिकल में लिखा है मैं आप सीएस स्टूडेंट की जो फीस है ये किस फॉर्म में लूंगी, ऑनलाइन लूंगी। लेकिन मैंने क्या किया, ऑफलाइन ले लिया, कैश फॉर्म में ले लिया। तो आर्टिकल को ठीक किया जा सकता है, रेटिफाई किया जा सकता है बाय द शेयर आर्टिकल को। डायरेक्टर के काम को किया जा सकता है, आर्टिकल को किया जा सकता है, मेमोरेंडम और कंपनीज एक्ट को नहीं। तो यहां ये लिखा है एक्ट विच इज परफॉर्म इरेगुलरली मतलब कि जो बोला गया है, मतलब रूल्स आपने फॉलो नहीं किए। रूल्स में लिखा था भैया ऑनलाइन फॉर्म में लेना, लेकिन मैंने ऑनलाइन लिया, मैंने कैश लिया। लेकिन ये क्या एक तरीके से इंट्रावायरस है। इंट्रावायरस क्या है, मेरी कंपनी के पास पावर तो है कि भैया फीस लेने की, तो हाँ ये अलाउड है, शेयर होल्डर चाहे तो इसे ठीक कर सकते हैं। इसे हम फिर अल्ट्रावायरस नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि इसे ठीक किया गया है। हम्म, ये इन्होंने एक्सेप्शन क्यों बोला, क्योंकि ठीक किया गया है, बस बस ये कह रहे ठीक कर दे मतलब ये अल्ट्रावायरस नहीं है। पहले तो उन्होंने बोला अल्ट्रावायरस, देखो ऑप्शन है ना,
रेटिफाई करना इस क्या, वैलिडेट करना मतलब क्या, ऑप्शन है। समझो, मैंने ऑनलाइन की जगह मैंने किस फॉर्म में फीस दे दिया, कैश। अब मैंने ये बात तुम्हें बताई, ये मेरी मेंबर्स की मीटिंग हो रही है, मैं यहाँ खड़े होकर बता रही हूँ बच्चों मुझसे गलती हो गई है, बच्चों नहीं सॉरी मेंबर्स, मुझसे गलती हो गई है, और ये गलती क्या हो गई है कि मैंने ऑनलाइन नहीं लिया है। मुझे बताओ क्या इस गलती को ठीक किया जा सकता है? तो मैं वोटिंग कराऊंगी ना, वोटिंग कराऊंगी तो क्या पास कराऊंगी, एसआर। एसआर मतलब क्या, स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब मुझे कितने लोग की हाँ चाहिए, 75। 75% हाँ नहीं बोल रहे हैं, तो मेरी गलती क्या है, अल्ट्रा वायरस ही है। समझ रहे हो ना, अल्ट्रा वायरस किया मैंने, गलत किया है, लेकिन इस गलत को ठीक किया जा भी सकता है और नहीं भी। अब मैंने मेंबर्स की वोटिंग कराई, 55% लोग बोलते कि दीदी हाँ हाँ ठीक कर देंगे, लेकिन क्या ठीक हो रहा है क्या, वोट किया 55, लेकिन मुझे कितनी की वोटिंग चाहिए थी, 75। तो इन्होंने कहा कि ये वैलिडेट तब होगा, ये वैलिडेट तब होगा जब क्या होगा, 75 की हाँ होगी, तो फिर हम नहीं मानेंगे कि ये क्या हुआ है, अल्ट्रा वायरस हुआ है। पहले मैंने क्या किया, अल्ट्रा वायरस हो गया मैं कह रही हूँ, लेकिन इस अल्ट्रा वायरस को या तो मैं ठीक कर दूंगी या तो ये अल्ट्रा वायरस ही रहेगा। तो ये क्या कह रहे हैं, एक्सेप्शन, ठीक हो जाएगा। कब ठीक हो जाएगा, जब ये वैलिडेट हो जाएगा। तो ऑप्शन में इन्होंने बोला अगर 75 आता है तो वैलिडेट है, अदरवाइज वैलिडेट नहीं है। बात समझ में आ गई। दूसरा, एक्ट इज डीम टू बी विद इन द अथॉरिटी ऑफ द कंपनी। एक्ट क्या है, डीम टू बी अथॉरिटी ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के पास ऑथराइजेशन है, डीम्ड है। क्या डीम्ड है, कि कंपनी ये काम कर सकती है, कंपनी काम कर सकती है। नॉट कंसीडर अल्ट्रा वायरस, नॉट एक्सप्रेसली स्टेटेड इन दी मेमोरेंडम। इफ द एक्ट इज डीम विद इन द अथॉरिटी ऑफ द कंपनी बाय द कंपनीज एक्ट, कोई काम है जो कंपनीज एक्ट ने ही बोल रखा है, जो काम है जो कंपनीज एक्ट ने बोल रखा है ये आपको करना है, वो अलग से आपको मेमोरेंडम में लिखने की जरूरत नहीं है। आपको मान लिया जाएगा कि वो ऑलरेडी आपके पास पावर है। समझना, अभी आप धीरे धीरे कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, अभी कंपनीज एक्ट के स्टार्टिंग के सेक्शंस पढ़ रहे हो डिटेल में। कितने सेक्शन है कंपनीज एक्ट में, अभी आपको बहुत सारे सेक्शंस पढ़ने, 470 जब सेक्शंस पढ़ोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि कंपनीज एक्ट ने ही बहुत सारे काम आपको अलाउ कर रखे कि आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो वो एक एक चीज आपको अपने मेमोरेंडम में अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो कंपनीज एक्ट ने अलाउ कर रखा है वो आपने अपने मेमोरेंडम में अगर नहीं लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसे हम नहीं मानेंगे कि भाई ये तो लिखा होना चाहिए, क्योंकि पीछे ही हमने कंसेप्ट पिछली क्लास में पढ़ा था, कुछ तो इंप्लाइड ही आपको मिल जाते हैं ना। तो जो चीज इंप्लाइड है, जो चीज कंपनीज एक्ट आपको दे रहा है, तो वो मेमोरेंडम में लिखने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है। तीसरी बात क्या लिखा है, इंसिडेंटल, ये इंप्लाइड जो पावर थी वो इसी की तो बात कर रहे हैं, ये इंप्लाइड पावर पड़ी थी। कुछ एक्सप्रेस होते हैं और कुछ क्या होते हैं, इंप्लाइड। मतलब मान लिया जाएगा कि ये इसके साइडर्स काम है। एग्जाम्पल मैंने दिया था, मैं स्टेशनरी का काम करती हूँ। अब स्टेशनरी में मैंने बोला मैं बुक बेचूंगी, कॉपी बेचूंगी, पेन बेचूंगी, ये सब लिखा, लेकिन भाई मैं पेंसिल नहीं लिख पाई, मैं रबर इरेजर ये सारी चीजें नहीं लिख पाई। अगर मैं ये सारी चीजें नहीं लिख पाई तो मान लिया जाएगा कि ये क्या है, इंसिडेंटल चीज है। ऑटोमेटिकली आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में मान लिया जाएगा कि ये नहीं भी लिखोगे तो भी हम काम चला जाएंगे, क्योंकि मेन काम को करने के लिए ये छोटे मोटे काम तो लगेंगे। तो इन्होंने यहां पर क्या बोला, पहला पॉइंट क्या बोलता है वापस, कि अगर आपने कुछ भी किया है वो कंपनी के इंट्रावायरस है तो शेयरहोल्डर चाहे तो क्या कर सकते हैं, वैलिडेट। दूसरा क्या बोल रहा है, अगर कंपनीज एक्ट ने आपको पावर दे रखी है तो वो मेमोरेंडम में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर वो काम क्या है, मेन काम का वो क्या है, इंसिडेंटल है, इंसिलरी काम है, तो भी वो नहीं भी मेंशन होगा तो भी चलेगा। बस ध्यान रखना कंपनीज एक्ट ने ऐसा कोई काम ना बोला हो जो स्पेशली क्या हो, प्रोहिबिट हो। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोहिबिट, कंपनीज एक्ट ने बोला भैया ये काम तो नहीं करना, तो फिर वो हम आपको अलाउ नहीं करने वाले। ठीक है, अदरवाइज अदरवाइज इंसिडेंटल इंसिलरी काम अलाउड है। नेक्स्ट, एनी एक्ट विच इज आउटसाइड द अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, लेकिन क्या लिखा है, इंट्रावायरस रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर। पहला और आखिरी ना थोड़ा मिलता जुलता है। पहला वाला क्या बोलता है, एओई की बात कर रहा है, और आखिरी वाला किसकी बात कर रहा है, डायरेक्टर। एओए में अगर कुछ बात लिखी है तो उसे ठीक किया, डायरेक्टर की चीजों को ठीक किया जा सकता है। तो पहला और जो आखिरी है, जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं ना, क्या स्टार्टिंग से पढ़ते जा रहे हैं, आर्टिकल को ठीक किया जा सकता है, और फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, डायरेक्टर ने जो काम कर दिया उसे ठीक किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट में डिफरेंस क्या है, सेकेंड पॉइंट बोलता है अगर कंपनीज एक्ट ने अलाउ कर रखा है तो लिखो मत,
और थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, मेन काम को करने के लिए जो साइडर्स के जो काम है वो भी आपको अलाउड है, अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना ऐसा कोई काम ना हो जो कंपनीज एक्ट ने प्रोहिबिट कर रखा हो। समझ में आया? 4 एक्सेप्शन स्क्रीन से हटा रही हूं। पहला और आखिरी वाला साथ में बोलेंगे। पहला क्या बोल रहा है, अगर आप आर्टिकल के अल्ट्रा वायरस होते हैं तो उसे रेटिफाई किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, डायरेक्टर को, अगर डायरेक्टर की एक्टिविटी अल्ट्रा वायरस होती है तो उसे रेटिफाई किया जा सकता है। और सेकंड और थर्ड क्या बोलता है, कंपनीज एक्ट ने स्पेसिफाई कर रखा है तो कोई टेंशन नहीं है, और मेन काम का वो इंसिडेंटल है तो भी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ध्यान रखना कंपनीज एक्ट ने अलग से प्रोहिबिट ना किया हो। समझ में आया? तो ये थे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहां आपका सबसे पहला डॉक्ट्रिन खत्म होता है। कौन सा डॉक्ट्रिन खत्म होता है? तो अल्ट्रा वायरस डॉक्ट्रिन सबसे ज्यादा लेंदी था। ठीक है बच्चों, आपके सिलेबस में टोटल कितने डॉक्ट्रिन है? कितने डॉक्ट्रिन है? वापस डॉक्ट्रिन को सिंपल भाषा में प्रिंसिपल्स और सिंप्लीफाई करते नियम। हमने सबसे पहला डॉक्ट्रिन पढ़ा। पहला डॉक्ट्रिन क्या पढ़ा? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ये बस एक डॉक्ट्रिन नहीं है, ऐसे कितने डॉक्ट्रिन है? ऐसे कितने डॉक्ट्रिन है? 4। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो। अल्ट्रा वायरस पढ़ चुके हैं, अब साथ में ये दोनों कंसेप्ट को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? डॉक्ट्रिन ऑफ, क्या लिखा है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस, और क्या लिखा है? इंडोर मैनेजमेंट। थोड़ा पहले कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। क्या अल्ट्रा वायरस समझ में आ गया? वापस से डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस को 2 लाइन में मुझे एक्सप्लेन करके बताओ क्या है। बियॉन्ड द पावर, कंपनी के सेंस में जाओ। कंपनी की पावर में जो लिखा है वो उसी पावर को यूज कर सकती है, उसके बियॉन्ड को पावर, उसकी बियॉन्ड पावर यूज नहीं कर सकती। और सिंपल, कंपनी के जो ऑब्जेक्ट में लिखा है ना क्या क्या काम कर सकती है, बस वो यही काम करेगी, उसके अलावा कोई काम करने वाली नहीं है। ये था हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, अगर मैं 2 लाइन की बात करूं तो। ठीक, अब जो हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्लेन करूंगी, सब लोग आएंगे, सबसे पहले स्क्रीन में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने क्या दिख रहा है? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, सेक्शन 399 जंप करके सेक्शन आया है। ठीक है, अभी सेक्शन को अवॉइड करो, यहां ध्यान दो। कंपनी जब भी बनती है, आज मुझे आईटेक्स कंपनी को बनाना है, तो आईटेक्स कंपनी को बनाने के बताते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है? मेमोरेंडम और आर्टिकल। कंपनी का पहले मेमोरेंडम बनाऊंगी, आर्टिकल बनाऊंगी, आरओसी ऑफिस में जाकर दूंगी। आरओसी ऑफिस में मैंने जैसे ही ये डॉक्यूमेंट दिया, मतलब कि ये डॉक्यूमेंट आपको कहां दिख जाएंगे? एमसीए की वेबसाइट में दिख जाएंगे। थोड़े से पैसे में ये डॉक्यूमेंट आप निकाल सकते हो, किसी भी कंपनी का निकाल सकते हो, मैंने दिखा चुका है तुम्हें। रिलायंस कंपनी का निकाल सकते हो, टाटा का निकाल सकते हो, किसी भी XYZ कंपनी का निकाल सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे उन्होंने बोला डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है जब भी कोई कंपनी बनती है ना, तो वो कंपनी अपने आरओसी ऑफिस में ये दोनों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करती है। ओरिजिनल जो रहते हैं वो उनको सबमिट कर देती है। ठीक है, वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक उसकी स्कैन फॉर्म होता है, वो स्कैन फॉर्म उनके पास चला जाता है। तो जैसे ये आरओसी ऑफिस में गया तो ये डॉक्यूमेंट क्या बन चुके हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट क्या बन चुके हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब अगर ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बन चुका है तो कोई भी इंसान इसे क्या कर सकता है? इंस्पेक्ट कर सकता है। जाकर एमसी की वेबसाइट से जाकर कुछ पैसे पे कर कर प्रिस्क्राइब फीस जो भी होगी, मैंने आपको बताया अगर कंपनी का डॉक्यूमेंट निकालना है तो कितने पैसे? 100 रुपीज। एलएलपी का पैसे 50। जो भी प्रिस्क्राइब फीस है वो फीस पे करो, आप कंपनी के डॉक्यूमेंट को देख सकते हो। तो कोई भी देख सकता है ना। तो आपको नहीं लगता कि जो भी इंसान इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आ रहा है तो उसे सबसे पहले क्या देखना चाहिए? कंपनी का मेमोरेंडम देखना चाहिए, कंपनी का आर्टिकल देखना चाहिए कि ये कंपनी आज मुझसे जो कॉन्ट्रैक्ट करने आ रही है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट सच में कर सकती नहीं कर सकती? अभी तक हमने जितने भी पिछले जो केसेस पढ़े उन केसेस में क्या हो रहा था, क्या गलती हो रही थी उनसे? कि वो मेमोरेंडम नहीं देख रहे थे, कंपनी के आर्टिकल को नहीं देख रहे थे। तो सबसे पहला काम आपको जाकर क्या देखना है? एज अ सीएस, अगर आपकी कंपनी किसी और कंपनी के साथ कर रही है तो उस कंपनी का आपको क्या देखना है? मेमोरेंडम देखना, आर्टिकल देखना है, क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आपको एक फीस पे करके आराम से वो देख सकते हो। तो अगर आपने ये डॉक्यूमेंट नहीं देखा और कॉन्ट्रैक्ट कर देते हो, तो जिस कंपनी के साथ आपकी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्या वो उसके लिए लाइबल होगी? क्या कंपनी लाइबल नहीं है? फिर आप पकड़ो, डायरेक्टर को पकड़ो, केस लेके जाओ, घसीटो, फिर लंबा केस बनाओ। इससे अच्छा भैया पहले ही देख लो ना, पावर नहीं है, पावर नहीं हो तो कॉन्ट्रैक्ट मत करो। क्यों इतना लंबा केस खिंचवा रहे हो? क्या केस करने का इंटेंशन था कि काम करने का इंटेंशन था? काम करना चाहते थे तो भैया काम करो ना, देखो ना पहले। चलो, तो अगर कंसेप्ट की बात करूं, यहीं पे ध्यान देंगे।
एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी, कोई भी पर्सन अगर कंपनी के साथ डील कर रहा है, डीम टू हैव कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब उसके दिमाग में हम ये मान रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट पढ़कर ही आया है वापस। कोई भी अगर आईटेक्स कंपनी के पास आकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि वो आईटेक्स कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़कर ही आया है। पढ़कर ही नहीं आया है और उसे समझ में भी आया है। दो चीजें, एक होता है पढ़ना और एक होता है समझना। तो बस पढ़ा ही नहीं है, उसे वो डॉक्यूमेंट समझ में भी आया है। कंटेंट ऑफ इट्स मेमोरेंडम आर्टिकल, इन फैक्ट ही इज रिगार्डेड नॉट ओनली हैविंग रीड दोज डॉक्यूमेंट बट ऑल्सो हैविंग अंडरस्टूड। उसने बस रीड ही नहीं किया है, रीड करने के बाद उसने समझा है। होता है ना, जैसे मैंने बोला रीड करके आ जाना, हाँ हाँ पढ़ तो लिया भले समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि हम ये मानेंगे, ये हम अज्यूम करेंगे कि वो हमारे डॉक्यूमेंट को पढ़कर भी आए और समझ कर भी आए हैं। द प्रिंसिपल इज नोन एज, इस कंसेप्ट को, इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव नोटिस। मतलब उनके नोटिस में है, उनके ध्यान में है, वो पढ़कर आए हैं, हम ऐसा जूम करें। इफ अ पर्सन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कंपनी विच इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी, जो मेमोरेंडम आर्टिकल में नहीं लिखी है, अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ही कैन नॉट एक्वायर एनी राइट। उस बंदे का कोई भी राइट कंपनी से नहीं बनता। यही भी तो हमें अभी जो हम लास्ट कंसेप्ट पढ़ के आए वो भी तो यही बोलता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहले आ जाओ, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है? ये किसको फेवर कर रहा है? किसको फेवर कर रहा है? कंपनी को फेवर कर रहा है। हमने क्या बोला? बाहर का बंदा आ रहा है ना हमसे कॉन्ट्रैक्ट करने, तो वो पढ़कर आए। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि तुम पढ़कर आए हो क्योंकि वो पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट है। नॉट इन फेवर, ये आउटसाइडर को फेवर नहीं कर रहा है। ये क्या बोल रहा है? आउटसाइडर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़कर आओ, पढ़कर आने का। आउटसाइडर कैन नॉट प्लीड फॉर द इग्नोरेंस। आउटसाइडर इस चीज का फायदा नहीं उठा सकते कि यार मुझे तो नहीं पता था। अगर वो बोलेगा मुझे नहीं पता था, अच्छा ये भी पढ़ना होता है, तो भाई लॉस आपका है। जैसे वो बैंक के साथ आता, बैंक आईटेक्स के साथ आके कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद बोलता है अच्छा मेमोरेंडम भी पढ़ना होता है, इग्नोरेंस का उसे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। आउटसाइडर ड्यूरिंग द डीलिंग कंपनी आर प्रिज्यूम, साफ बोल रखा है भैया मेमोरेंडम और ये इवन ही हैज नॉट रीड, उसने नहीं भी पढ़ा है तो भी कंपनी का क्या अजम्पशन है कि वो पढ़कर आया है। मतलब ये जो डॉक्ट्रिन है, ये जो प्रिंसिपल है, किसको सपोर्ट कर रहा है? किसके फायदे के लिए? कंपनी के फायदे के लिए। चलिए, एक लैंडमार्क केस है, इस केस का नाम भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है? कोटला का केस है, ठीक है? अब थोड़ा सा समझना केस। एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक बंदे आते हैं, ठीक है? मॉर्गेज समझते हैं? क्या होता है मॉर्गेज? गिरवी रखना, ठीक है? समझना, एक कॉन्ट्रैक्ट है, आईटेक्स के पास कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आया है, ठीक? एक होता है मेमोरेंडम और एक क्या होता है? आर्टिकल, ठीक? एक होता है मेमोरेंडम, एक होता है आर्टिकल। मेमोरेंडम में लिखा है कंपनी लोन लेना देना कर सकती है, लोन एक्सटेंड भी कर सकती है, और आर्टिकल में थोड़ी सी प्रोसेस लिखी होती है, डिटेल लिखी होती है। समझना, एक मॉर्गेज डीड साइन होती है, लोन लिया जाता है, एक मॉर्गेज डीड साइन होती है, हम आईटेक्स कुछ ना कुछ गिरवी रखता है, ठीक? हमने ये बिल्डिंग क्या कर दी? लोन लेते वक्त इसे गिरवी रख दिया। मॉर्गेज डीड वाज साइंड बाय दी, आर्टिकल में लिखा था, आर्टिकल में क्या लिखा था कि जब मॉर्गेज डीड साइन होगी ना तो 3 लोग के साइन चाहिए। वापस वापस वापस, आर्टिकल में क्या लिखा था? जब भी कोई भी आप लोन लोगे और उसके लिए मॉर्गेज डीड अगर साइन करोगे तो कितने लोगों के साइन चाहिए? 3 लोग के साइन। पहला साइन किसके लिए? कंपनी सेक्रेटरी का साइन होगा, दूसरा किसके लिए? वर्किंग डायरेक्टर, और तीसरा क्या था? एमडी का। समझना, आर्टिकल में 3 लोगों का नाम लिखा था, मॉर्गेज डीड में 3 लोग के साइन होंगे, सीएस के साइन होंगे और किसके होंगे? वर्किंग डायरेक्टर के, और किसके होंगे? मैनेजिंग डायरेक्टर। 3 लोग के साइन होंगे, ठीक है? बैंक ने लोन लिया और बैंक ने ना मेमोरेंडम पढ़ा ना आर्टिकल पढ़ा, बैंक ने कुछ नहीं पढ़ा। समझना, बैंक ने कुछ भी नहीं पढ़ा। जब बैंक कुछ भी नहीं पढ़ती है, बैंक मेरे पास आती है, मैं कंपनी का सीएस, आईटेक्स कंपनी का मैं सीएस, ठीक है? मैंने अपने साइन किए, ठीक है? अभिषेक सर वर्किंग डायरेक्टर से मैंने साइन करवा दिया और रॉकी सर से मैंने साइन नहीं करवाए। अभी मॉर्गेज डीड में कितने लोग के साइन है? 2, लेकिन साइन कितने लोगों के चाहिए थे? 3 के। किसका साइन नहीं है? एमडी, रॉकी सर का साइन इसमें नहीं करवाया। बात समझना, मैंने साइन नहीं करवाया और ये डीड साइन हो जाती है और मैं उनको दे देती हूँ, ठीक है? क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं था तो उन्हें पता भी नहीं, उन्हें लगा वाह डीड तो साइन हो चुकी है, सीएस ने साइन कर दिया, डायरेक्टर ने साइन कर दिया, बात खत्म। अगर वो आर्टिकल पढ़कर आता तो उसे पता चलता कि भाई इस डीड में तो किसके साइन मिसिंग है? एमडी के। 2 साल बाद, 3 साल बाद वो आता है, जैसा हमारे अग्रीमेंट में लिखा था, वो कहता है कि भैया मुझे मेरा लोन वापस करो। मैं कहूंगी कौन सा लोन, कैसा लोन? वो कहता है कि भैया ये डीड साइन है, देखो आपके साइन है। मैंने कहा अच्छा साइन है, दिखाओ साइन है क्या? मैंने कहा ये देखो आर्टिकल।
मैंने कहा आर्टिकल पढ़ा था? उसने बोला नहीं आर्टिकल तो नहीं पढ़ा था। उसने कहा ये देखो आर्टिकल में क्या लिखा था, एमडी के भी साइन, एमडी के साइन तो है नहीं। तो बच्चा बैंक का लॉस है। बैंक अब क्या आईटेक्स कंपनी के खिलाफ केस कर सकता है, लेकिन क्या मेरे खिलाफ केस कर सकता है? वो पर्सनली होगा। फिर अभी बात यहाँ पे हो रही है कंपनी, क्या वो कंपनी के अगेंस्ट कुछ भी कर सकता है? नहीं, क्योंकि उससे क्या गलती हुई, पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट। वो पब्लिकली अवेलेबल दो डॉक्यूमेंट कौन कौन से थे, कंपनी का मेमोरेंडम और कंपनी का आर्टिकल। इट वॉज हेल्ड दैट मॉर्गेज डीड क्या थी, इनवैलिड थी। वो केस कोर्ट में भी लेकर जाता है और कोर्ट में वो केस हार जाता है क्योंकि कंपनी के अगेंस्ट कुछ नहीं होता। फिर वो अलग से केस फाइल करेगा, वो अलग से केस फिर पर्सनली मेरे लिए करेगा, वो फिर बात अलग हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंग उसे पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इट्स डिपेंड कि भैया मेरे एसेट्स कितने हैं, मैंने कुछ एसेट बचा के नहीं रखे जिससे रिकवर होगा, फिर वो जेल की सजा, वो फिर लंबा केस है, फिर वो अलग है। अभी यहाँ पे बात ये हो रही क्या कंपनी एक तरफ है दूसरी तरफ बैंक, क्या बैंक कंपनी का कुछ भी बिगाड़ सकता है क्या? नहीं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस साफ बोलता है किसको फेवर कर रहा है, कंपनी को फेवर कर रहा है। कंपनी को फेवर कर रहा है, आउटसाइडर को बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, क्योंकि कंपनी साफ कह रही है भैया डॉक्यूमेंट तो पब्लिकली अवेलेबल थे ना, पढ़कर क्यों नहीं आए, रीड कर कर क्यों नहीं आए? तो आपको आपका मेमोरेंडम, आपका आर्टिकल जो पब्लिकली अवेलेबल है उसे रीड करना ही चाहिए। अगर आपने उससे रीड नहीं किया और कुछ धोखा हो जाता है, कुछ धोखा हो जाता है, तो बच्चा इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल। अब बच्चा आपको गलत तो लग रहा है भाई, किसके लिए, आउटसाइडर के लिए। तो एक डॉक्ट्रिन है कंस्ट्रक्टिव नोटिस और दूसरा डॉक्ट्रिन है बच्चा इंडोर मैनेजमेंट। अब थोड़ा सा डिफरेंस समझना। बैंक के साथ धोखा हो गया, समझना। बैंक के साथ धोखा हो गया, बैंक ने कहा कि यार मेरे साथ तो गलत हो गया, मैं आर्टिकल पढ़ के नहीं गया था तो मुझे लॉस हो गया। फिर वो दोबारा से किसी और कंपनी को लोन देता है, दोबारा से किसी और कंपनी को क्या देता है, लोन देता है। और वो कहता है कि पिछली बार धोखा हो गया था, अब मैं अच्छे से मेमोरेंडम पढ़ के जाऊंगा और आर्टिकल पढ़ के जाऊंगा। वो मेमोरेंडम भी पढ़ के जाता है और आर्टिकल भी पढ़ के जाता है। मेमोरेंडम आर्टिकल, आर्टिकल में लिखा रहता है कि भैया सीएस के साइन होंगे, वर्किंग डायरेक्टर के साइन होंगे और किसके साइन होंगे, एमडी के साइन होंगे। उसने आर्टिकल अच्छे से पढ़ा और अच्छे से पढ़ने के बाद उसने कहा कि ठीक है 3 लोग के साइन होंगे, अब मैं जब मॉर्गेज डीड साइन करने जाऊंगा तो मुझे तीनों लोग के क्या चाहिए, साइन चाहिए। अब वो आता है मेरे पास, मेरी अब दूसरी कंपनी है, ठीक है, मेरे पास आता है सीएस के साइन, हाँ मैंने कर लिए। अभिषेक के साइन मैंने अभिषेक सर से भी साइन करा दिए, और रॉकी सर के साइन मैंने खुद फर्जी साइन कर लिए। समझना, मैंने रॉकी सर के साइन क्या कर दिए, फर्जी। अब ये सर्टिफिकेट मैंने उसको दे दिया। 2 साल बाद वो फिर से मेरे पास आता है और बोलता है कि दीदी लोन अग्रीमेंट खत्म हो गया, चलो पैसे दो। मैंने कहा कौन से पैसे, कैसे पैसे, डीड है? तो बोलता हाँ आज मैं डीड लेकर आया हूँ, मुझे मालूम था पिछली बार मेरे साथ धोखा हुआ था, तो अब मैं अपने साथ ये डॉक्यूमेंट लेकर आया हूँ और उसमें मैंने आर्टिकल अच्छे से पढ़ा है। उस आर्टिकल में लिखा था 3 लोग के साइन, और देखो तीनों लोग के साइन है। मैं देखती हूँ, मैंने कहा कि कहाँ साइन है, एमडी का साइन तो क्या है, फर्जी है, एमडी का साइन तो क्या है, फर्जी। तो उसका फिर से दिमाग खराब हो जाता है कि भाई पिछली बार मैं पढ़कर नहीं आया था, इस बार पढ़कर आया हूँ, फिर से गलती हो गई। तो जो ये इंडोर मैनेजमेंट डॉक्ट्रिन है ना, ये इंडोर मैनेजमेंट डॉक्ट्रिन है, ये किसको फेवर करता है, आउटसाइडर को। ये किसको फेवर करता है, आउटसाइडर। कोर्ट पे केस जाता है और कोर्ट के पास जब केस जाता है तो कोर्ट के सामने जब ये बातें रखी जाती है तो कोर्ट साफ बोलता है आउटसाइडर तुम सही हो। ये साइन फर्जी है, ये पता कैसे लगाएगा सामने वाला। इट इज जस्ट लाइक आप अपने घर से एक चेक लेकर आते हो, उस चेक में अपने पापा के, मम्मी के किसने साइन मारा है, हम क्या आपसे ये पूछेंगे साइन तो सही है, ऐसे पूछता है क्या कोई? हम तो अज्यूम क्या करते हैं, आपका सही है। अब वो अगर कल को गलत निकलता है तो ये हमारा डिफॉल्ट नहीं है, किसका डिफॉल्ट है, आपका। तो इन्होंने कहा कि भाई एमडी के साइन सही है कि गलत, ये आपका इंटरनल मैनेजमेंट है। वापस ये एमडी का जो साइन है ये इंटरनल मैनेजमेंट है, ये आउटसाइडर, पब्लिक डॉक्यूमेंट देख सकता है। आउटसाइडर क्या देख सकता है, मेमोरेंडम देख सकता है, आर्टिकल देख सकता है, लेकिन किसी के साइन कितने सही और कितने गलत है वो ये नहीं देख सकता। तो कंपनी, अब आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, कंपनी रिस्पॉन्सिबल अब इसके लिए, ठीक है। ये बात अलग है, कंपनी मुझसे अलग से वसूलेगी क्योंकि मेरे कारण से फ्रॉड हुआ ना, ठीक है, तो कंपनी मुझसे वसूले, लेकिन यहाँ पे क्या कंपनी लाइबल हो जाएगी? हाँ। जब हम कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ रहे थे तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है, किसको फेवर कर रहा है, किसको फेवर कर रहा है, कंपनी को। ये कह रहे थे भैया पढ़कर आओ सब। और ये इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है, द डॉक्ट्रिन ऑपोजिट ऑफ द कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इंडोर मैनेजमेंट ठीक इसका क्या है, ऑपोजिट है। द डॉक्ट्रिन प्रोटेक्ट, किसको प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है बच्चों, इंडोर मैनेजमेंट किसको प्रोटेक्ट करता है, आउटसाइड। ये कह रहे भैया ये तुम्हारा अंदर का मामला है, ये अंदर के मामले में आपने कितना गलत कितना सही बोला, आउटसाइडर तो बस पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट को पढ़ सकता है। इफ अ पर्सन डील विद अ कंपनी हैविंग सेटिस्फाइड देमसेल्फ, उसने अपने आप को हर तरीके से सेटिस्फाइड किया, सारे डॉक्यूमेंट देख के गया था,
उसने देख लिया था 3 लोग के साइन, उसने 3 लोग के साइन भी करवा लिए। द प्रपोज ट्रांजेक्शन आर, क्या लिखा है, नॉट इनकंसिस्टेंट। नॉट इन नेगेटिव नेगेटिव होता है तो क्या हो जाता है पॉजिटिव, कंसिस्टेंट मानेंगे, ठीक है। विद द मेमोरेंडम आर्टिकल, उसने मेमोरेंडम देख लिया, उसने आर्टिकल देख लिया, मेमोरेंडम आर्टिकल के हिसाब से सारी चीजें तो सही थी। नॉट बाउंड इंक्वायरी दी रेगुलरिटी ऑफ द इंटरनल प्रोसीडिंग, भाई उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो इंटरनल चीजों को चेक कर सके। दिस डॉक्ट्रिन इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो दो टाइप की हमने डॉक्ट्रिन पढ़ा, एक क्या पढ़ा, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, दूसरा क्या पढ़ा, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट को देखो, आउटसाइडर नहीं तो तुम्हारी गलती मानी जाएगी। इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है, यह आपके अंदर का मैटर है, इन छोटी छोटी बारीक चीजों को हम नहीं देख सकते। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए दूसरा एग्जाम्पल, कंपनी को बोला कि 5 लाख से अगर ऊपर का लोन चाहिए तो किसकी परमिशन चाहिए, शेयर होल्डर की। कितने कितने परसेंट की वोटिंग चाहिए? मीटिंग हुई, समझना आप, मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अंदर है क्या, बैंक आकर क्या ये मीटिंग अटेंड कर रहा है क्या, देख रहा है क्या? यहाँ पे 70% की बस वोटिंग हुई थी, मैंने फर्जीवाड़े में क्या बना दिया, एक रेजोल्यूशन तैयार कर दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैंने फॉर्ज डॉक्यूमेंट तैयार करे और मैंने क्या दिखा दिया बैंक को कि देखो एसआर पास हो चुका है, 75% लोगों ने हाँ बोल दिया। तो ये तो इंटरनल मैटर हो गया ना। जब भी चीजें इंटरनली होगी तो आउटसाइडर को फेवर किया जाएगा, तब कौन सा डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल हो जाएगा, इंडोर मैनेजमेंट। एक केस है, इस केस के थ्रू समझेंगे। रॉयल ब्रिटिश, रॉयल ब्रिटिश का एक प्रॉपर केस है, ठीक है। बाजू में क्या लिखा है बच्चा, टानक्वेट बाहर के नाम है, टानक्वेट रूल के भी नाम से ये फेमस होता है। रॉयल ब्रिटिश बैंक का एक केस था, इस केस में यही बात था, केस में रेजोल्यूशन का चक्कर हुआ था। इस केस को आपकी बुक से रीड कराऊंगी। रेजोल्यूशन का केस का चक्कर हुआ था, सारे साइन सब कुछ सही थे, दिक्कत कहां थी, रेजोल्यूशन। आपने रेजोल्यूशन फर्जीवाड़े से पास किया, ये बैंक को कैसे पता चलेगा? बैंक अपना मेमोरेंडम पढ़ के आया, आर्टिकल पढ़ के आया, आर्टिकल में लिखा है शेयर होल्डर की परमिशन चाहिए, रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंट चाहिए। मैंने एक फर्जीवाड़ा, एक नकली रेजोल्यूशन तैयार कर कर दे दिया बैंक को कि बैंक ये रेजोल्यूशन पास कर दिया, सारे शेयर होल्डर की हमने मीटिंग कराई, तो मीटिंग में 75% ने वोट भी किया था, ये मैंने गलत डॉक्यूमेंट मैंने तैयार कर दिया। तो बच्चा, बैंक को तो डॉक्यूमेंट चाहिए था, बैंक ने अपने प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट रख दिया, अब वो कितना सही कितना गलत ये तो इंटरनल मैनेजमेंट है ना। तो यहाँ पे लगेगा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, और किसको फेवर होगा, किसको फेवर होगा, बैंक को फेवर होगा। तो यहाँ पे ये दो हमने चीजें पढ़ी। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट किसको सपोर्ट करता है, आउटसाइडर को सपोर्ट करता है। इन द फेवर ऑफ द आउटसाइडर ड्यू टू इंटरनल प्रोसीडिंग हैव नॉट बीन ऑब्जर्व्ड और कंप्लाई। साफ बोला, अंदर की चीजों को कैसे देख पाएगा एक आउटसाइडर, आउटसाइडर तो वही चीजें देख पाएगा ना जो पब्लिकली अवेलेबल। तो क्या कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट साथ में समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया तो अब आप बुक से पढ़ने के लिए एलिजिबल हो। बात समझ में आ गई? बोलो। इन्होंने क्या लिखा है, मेमोरेंडम रीड किया जा सकता है, आर्टिकल रीड किया जा सकता है बिफोर डीलिंग विद द कंपनी, बिफोर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। प्रेज्यूम इंटरनल रिक्वायरमेंट, हम क्या प्रेज्यूम करेंगे कि सब कुछ सही है। इट इज जस्ट लाइक का हमने आपसे फीस मांगी और आप चेक लेकर आते हो, तो हम तो मानेंगे ना कि चेक में सारे साइन सही होंगे, आपके अकाउंट में इतना बैलेंस होगा। अब वो वहां पे जाके बैंक में जब हम चेक सबमिट करेंगे तब हमें पता चलेगा ना कि भाई अकाउंट में तो इतना बैलेंस ही नहीं था, या फिर आपके जो वो साइन है वो फर्जी है, तो बाद में पता चलेगा ना। तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो साफ इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है कि बैंक बैंक आउटसाइडर है, बैंक ने अपनी तरफ से सारी चीजें बस करियो, शर्त ये है कि उसने अपनी तरफ से गलती ना की। अगर हमें ये पता चलता है कि बैंक क्या नहीं करके आया था, मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़कर नहीं आया था, तो उसे इस इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं मिलने वाला। लेकिन पता तो चले हमें पहले कि वो पढ़कर आया था कि नहीं आया था, ठीक है। अभी एविडेंस के ऊपर हो जाता है, ठीक। लेकिन अगर ये पता चलता है बैंक पढ़ के नहीं आया था, तो इस चीज का फिर उसे फायदा नहीं मिलेगा, तो फिर वो उसका लॉस होगा। बैंक अपनी तरफ से सारी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करेगा। बात समझ में आ गई? पक्का? चलिए अब आपकी बुक में देखेंगे क्या लिखा है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पहले दे रखा है, ठीक। चलिए, आपको स्टार्टिंग के 2 लाइनों में दिख जाएगा, क्या दिख रहा है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसको प्रोटेक्ट करता है, आउटसाइडर को करता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। हम ये अज्यूम करें तुम्हें सब पता है, तो आउटसाइडर को के अगेंस्ट होता है और कंपनी को प्रोटेक्ट करता है। तो किसको प्रोटेक्ट करता है, कंपनी को। इंडोर मैनेजमेंट किसको प्रोटेक्ट करता है, आउटसाइडर को, ठीक। चलिए, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज, इस पे बेस एक केस है, केस का नाम क्या है, टारक्वेट। अजीब से नाम है, बाहर के हैं, कभी कभार आपसे पूछा जाएगा टारक्वेट रूल ही बता दो। टारक्वेट रूल किसको बोला गया है,
इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है? आउटसाइडर को हम प्रोटेक्ट करेंगे अगर उसने अपनी तरफ से सारी कंडीशन फुलफिल कर रखी है तो। ठीक, चलिए अब यहाँ पे कौन सा केस दे रखा है? लैंडमार्क केस। केस का नाम याद होगा। एक ऑलरेडी केस डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस में था। केस का नाम बताओ। एशबरी रेलवे। अब ये दूसरा केस डॉक्ट्रिन ऑफ किस में याद होना चाहिए तुम्हें? इंडोर मैनेजमेंट का केस है। क्या लिखा है? रॉयल ब्रिटिश बैंक। और क्या लिखा है? ठीक है, टारक्वेंट। द डायरेक्टर, अब पूरा केस समझे। डायरेक्टर ऑफ द बैंकिंग कंपनी वर ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल टू बोरो ऑन द बॉन्ड्स। डायरेक्टर को आर्टिकल के हिसाब से जाना था, लोन वगैरह का पूरा प्रोसेस करना था। ठीक है, मनी जो शूट फ्रॉम द टाइम टू टाइम बाय द रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी। जनरल मीटिंग करवाई, रेजोल्यूशन पास किया। ठीक है, डायरेक्टर गिव द बॉन्ड। साफ साफ उसने क्या दे दिया? टर्नकोट को बॉन्ड साइन कर दिया कि हाँ रेजोल्यूशन सब पास है, सबने हाँ बोला है, लेकिन विदाउट द अथॉरिटी ऑफ सच रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन सही नहीं थे, रेजोल्यूशन में अथॉरिटी नहीं थी, गलत रेजोल्यूशन उसने पास किया था। जो टर्नकट था उसने केस कर दिया कंपनी पर और ही वाज एंटाइटल्ड टू अज्यूम द नेसेसरी रेजोल्यूशन हैज बीन पास। वो साफ दिखाता है, कोर्ट में जाके दिखाता है कि भाई रेजोल्यूशन तो पास है, देखो मेरे पास रखा हुआ है, अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। बाद में पता चलता है भाई वो रेजोल्यूशन ही सही नहीं था। तो यहाँ पे ये केस खत्म होता है। समझ में आया? तो इस केस में आपको क्या याद आना चाहिए? रॉयल ब्रिटिश बैंक और टर्नकट में क्या याद आना चाहिए? कि रेजोल्यूशन इंडोर मैनेजमेंट का है और इसमें कौन सा वाला कांड हुआ था? रेजोल्यूशन वाला। रेजोल्यूशन में फेक रेजोल्यूशन था, रेजोल्यूशन में अथॉरिटी नहीं थी। एशबरी रेलवे में क्या केस था? फाइनेंस वाला, जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं था। रॉयल ब्रिटिश में क्या हुआ था? रेजोल्यूशन नहीं था, फेक रेजोल्यूशन था। ठीक है, एक और केस मैंने बताया अभी क्या आपको? कोटला वेंकट स्वामी, अभी पढ़ेंगे लेकिन शॉर्ट में फिर भी बताया। क्या बताया? 3 लोग के साइन चाहिए थे आर्टिकल में। किस किस के? सीएस के, वर्किंग डायरेक्टर के और एमडी के। 2 लोग के साइन होते, तीसरे का साइन नहीं होता। ठीक है, तो केस कौन जीत जाता है? कंपनी जीत जाती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको रॉयल ब्रिटिश का नाम याद रखना है, बाकी के नाम याद नहीं रखने, बाकी के केसेस के नाम याद नहीं रखने, लैंडमार्क केसेस। जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसने डील करी, वो डील करने वाला मैं हूं। और अभिषेक सर ने भी साइन किया था। सीएस भी होगा, ऑफिसर की डेफिनेशन में तो सीएस होता ही है ना। सीएस भी लाइबल हो जाएगा, अभिषेक सर भी, क्योंकि हम दोनों ने साइन किया था और हमें मालूम था कि रॉकी सर ने साइन नहीं किया है, वो बच जाएगा। लेकिन अगर इंटरनली पता चलता है फ्रॉड ही करना हमारा पर्पस था, जिसमें रॉकी सर इन्वॉल्व थे, है ना, उन्हीं की थी, मैंने कहा था साइन कर दो, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं फर्जीवाड़ा करना है हमें, हमने कहा चलो ठीक है। तो अगर इंटरनली एविडेंस मिल जाते कि हम सब तीनों इन्वॉल्व है तो तीनों पर्सनली जाएंगे। तो वैसे ही हम तीनों जाने वाले हैं, तीनों ही फेक है तो हम तीनों ही जाने वाले हैं, लेकिन आईटेक्स पे बात नहीं आएगी। हाँ, कौन फेक है? रॉकी सर फेक है तो रॉकी सर फंसेंगे, लेकिन प्रूफ देना पड़ेगा। कोर्ट अज्यूम करेगी कि तुम तीनों की क्या है, मिली भगत है। मुझे पूरे प्रूफ देने पड़ेंगे, मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, मैं इन लोग के साथ नहीं हूं, मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा। अब इंडियन एविडेंस एक्ट आपके जिगल में है, उसमें डिटेल में पढ़ना, एविडेंसेस देना पड़ता है, कोर्ट कचहरी पुलिस वुलिस, फ्री के नाटक, वो जो मूवीज में देखते हो ना, वही सारे एविडेंसेस होते हैं। ठीक है, नहीं इतना नहीं। हाँ हाँ सुनाई देता है यार, यहाँ तक तो इतनी जोर से बोलती है। चलो चलो समझ में आया, यहाँ पे ये समझ में आया। नेक्स्ट एक और दिख रहा है आपको, हैथरे का केस है। क्या बोल रहा है? आउटसाइडर आर बाउंड, किस चीज के लिए बाउंड है? टू नो द एक्सटर्नल पोजीशन। ये क्या बोलना चाह रहा है? पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर आओ भाई, सीधी सी बात है। क्योंकि ये क्या नहीं करेगा, बट आर नॉट बाउंड टू नो इंडोर मैनेजमेंट। हम बस आपसे क्या चाह रहे हैं, पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट को देखो। इंटरनल आपका काम नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल तो काम है ना, एक्सटर्नल चीजें तो पढ़कर आओ। अगर आपने एक्सटर्नल चीजें भी नहीं पढ़ी तो अगर इंटरनली भी अगर इनकी गलती है तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। समझना बच्चों, कोई अगर मेमोरेंडम आर्टिकल रीड कर कर नहीं आता है, गलती हमारी थी इंटरनली, लेकिन अगर हमें पता चलता है उसने अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करी है तो उसे फायदा मिलने वाला नहीं है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करो। आप मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़कर आए थे, हमने कहा कि आपने आर्टिकल पढ़ा था, वो बोलेगा नहीं मैंने तो नहीं पढ़ा था। भले इंडोर मैनेजमेंट का केस आता है, गलती किसकी बनती है? हमारी। ये फायदा उसे नहीं मिलेगा अगर क्या प्रूफ हो जाए कि वो पढ़कर नहीं आए। लेकिन अब क्वेश्चन दिमाग में आ रही, दीदी पता कैसे चलेगा? हम तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। जब नहीं पता चला तो तुम कानूनन तो नॉलेज में है ना तुम्हारे, तुम पढ़कर आए थे, फिर यही बोलोगे ना
मैं क्या बोल रही हूँ, तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हम तो पढ़कर नहीं आए थे, तो फंस गए ना, एक्सेप्ट ही नहीं करना, ठीक है, केसेस होते। चलिए सेक्शन 176, अभी तक कितने सेक्शन नंबर याद है? सेक्शन नंबर 1 याद आ रहा है, 2 याद आ रहा है, 464, और कौन से सेक्शन थे? हाँ, अभी 399 देखा, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, और भी कोई सेक्शन थे बीच में? नहीं था? कोई सेक्शन 8 वेट नहीं देखा है क्या? चलो ठीक, वो तो सीएससीटी वाला था ना, ठीक है चलेगा। सेक्शन 8 में अक्सर बोलती हूँ ना, याद कर लेना, सीएससीटी से बोल रही हूँ। सेक्शन नंबर 8 कौन सा होता है? नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई कंपनी बनाई जाती है प्रॉफिट मोटिव के लिए, नहीं करना चाहती वो काम, तो वो सेक्शन 8 कंपनी में जाता है। धीरे धीरे सेक्शन याद करो, सेक्शन 8 तो याद करना, आगे भी आएगा। चलिए आपके सामने स्क्रीन में कौन सा सेक्शन दिख रहा है? सेक्शन 176, नो एक्ट डन बाय। ये पैराग्राफ जरा रीड करो, मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि हम कंसेप्ट समझ चुके, रीड करना है। रुक तो जा, पढ़, सही इंटरप्रिटेशन है, समझो बच्चा। लॉ कभी भी सीधी बात नहीं करता है, अगर सीधी ही बात कर लेगा तो हर कोई नहीं रीड कर लेगा, ठीक है? तो सीधी बात आप इंटरप्रेट करके देते हो। लॉ में ना ये लैंग्वेज लिखी रहती है, क्या लिखा है? नो एक्ट, सिंपल भाषा में बताऊं, नो एक्ट डन बाय अ पर्सन ऑफ द डायरेक्टर इनवैलिडेट। अगर मैं बोलूंगी नो लिखा है और इनवैलिड, कोई भी काम इनवैलिड नहीं है। इनवैलिड नहीं है मतलब क्या है? वैलिड है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? प्लस। समझना, पॉजिटिव हो जाएगा कैसे? यहाँ पे कंसेप्ट सीधी सी बात बोल रखा है, मैं एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हो जाती हूँ, मैंने अपनी मार्कशीट नकली दिखाई, ठीक है, और आपको एक इंजीनियर चाहिए था, मैंने कहा हाँ मैं इंजीनियर हूँ, नकली मार्कशीट दिखाई और मैं इंजीनियर बन गई, ठीक है। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, इस बीच मैंने बहुत सारे काम किए, इस बीच मैंने बहुत सारे काम किए, 2-4 महीने में बहुत काम किए, अचानक से पता चलता है कि मेरी जो मार्कशीट है वो क्या है? फर्जी है, नकली है, मैं वो क्वालिफिकेशन नहीं होल्ड करती हूँ जो क्वालिफिकेशन के बेसिस में आपने मुझे अपॉइंट किया था। आप कोई कंस्ट्रक्शन काम करवा रहे थे जिसमें इंजीनियर की जरूरत थी, मुझे एज ए इंजीनियर डायरेक्टर अपॉइंट किया। इन 4-5 महीनों में मैंने जितने भी डिसीजन लिए, इन 4-5 महीने में मैंने जितने भी ऑर्डर पास किए, वो सारे के सारे ऑर्डर क्या माने जाएंगे? वैलिड। जिस दिन पता चला, मैं जनवरी से मई तक मैंने काम किया, इस बीच जितने मेरे काम थे, जितने मेरे एक्शंस थे, वो सब क्या माने जाएंगे? वैलिड। अब मई में पता चल गया ना, इसके बाद जैसे ही पता चला निकाल देना चाहिए था ना, पता चलने के बाद नहीं निकाला, उसके बाद अगर मैंने कोई भी एक्ट किया है उसे क्या मानेंगे? इनवैलिड। उसे क्या मानेंगे? इनवैलिड। मतलब मई से पहले जितने काम किए सब वैलिड, क्योंकि पता नहीं था। तुम एक बार खुद सोचो, अगर आपने उन कामों को ही गलत बोल दिया तो उस 5 महीने में कितने सारे काम हुए थे? हो सकता है कंपनी ने आईपीओ इश्यू किया हो, वो पूरा का पूरा आईपीओ क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हो सकता है कंपनी ने बड़े बड़े डिसीजन लिए हो, बहुत सारे बैंकों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई जिस दिन पता चला ना, उसके बाद से जितने काम होंगे वो क्या हो जाएंगे? इनवैलिड। उससे पहले तक के सारे काम क्या हो जाएंगे? वैलिड। अब एक बार मेरे साथ लैंग्वेज रीड करेंगे, 2 मिनट। नो एक्ट डन बाय द पर्सन एज अ डायरेक्टर डीम टू बी इनवैलिड। कोई भी काम जो डायरेक्टर के द्वारा किया गया है वो इनवैलिड नहीं माना जाएगा, सिंपल भाषा में वैलिड माना जाएगा। इट वॉज सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में नोटिस होता है कि जो उसका अपॉइंटमेंट है वो क्या है? इनवैलिड है। अपॉइंटमेंट ही उसका सही नहीं है, उसे हमें अपॉइंट ही नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? क्योंकि वो डिफेक्टिव है, या फिर क्या है? डिस्क्वालिफाइड है, या फिर क्या है? टर्मिनेटेड है बाय द वर्च्यू ऑफ एनी प्रोविजन। किसी एक्ट में, किसी लॉ में बोला था कि इस बंदे को आप एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन ये बात हमें लेट पता चली। अगर आप जब भी किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करते हो ना, वो क्वालिफाइड होना चाहिए। क्यों क्वालिफाइड होना चाहिए? क्वालिफिकेशन की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, लंबी चौड़ी लिस्ट डायरेक्टर की बोलती है कि वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, है ना, जेल की सजा काट कर अभी अभी ना आया हो। अब ये सारी बात तो मैंने बताई नहीं, मैं जेल की सजा काट कर आई थी और तुमने मुझे अपॉइंट कर दिया, लेकिन जब अपॉइंट किया उस टाइम पे हम मानेंगे कि वैलिड है। जब हमें पता चला उसके बाद से हम क्या मानेंगे? अब आप गलत हो। प्रोवाइडेड दैट नथिंग दिस सेक्शन शेल डीम टू गिव वैलिडिटी एनी एक्ट डन बाय द डायरेक्टर आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। ये क्या कह रहे? अपॉइंटमेंट के बाद के कामों को हम वैलिड नहीं कह रहे, अपॉइंटमेंट के बाद के कामों को हम क्या कह रहे हैं? इनवैलिड। उससे पहले के काम को हम वैलिड कर रहे हैं, नोटिस बाय द कंपनी जब भी उन्हें पता चला तब। क्यों ऐसा किया जा रहा है? लॉजिक क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? बच्चों अभी मैंने रीजन बताया आपको। इन 5 महीनों में मैंने
वेरी गुड। इन 5 महीनों में जितने हमने काम किए एकदम वो गलत मान लिए जाएंगे तो बच्चा सब कुछ ही गलत हो जाएगा। ऑब्जेक्ट प्रोटेक्ट दी पर्सन, उन पर्सन को बचाना है जिसने कंपनी के साथ क्या किया है, डील किया है। वो आउटसाइडर्स, वो कंपनी के मेंबर्स, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इन 5 महीनों में मैंने क्या काम किया, नए शेयर इशू कर दिया, आईपीओ लेके आई। इनमें मैंने क्या किया, बैंक के साथ लोन लिया, या फिर मैंने कुछ नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी, जिनको मैंने घर बना कर दिया, उनके साथ मैंने रजिस्ट्री करवा ली। तो ये सारे के सारे गलत ना हो जाए, तो उन लोगों के कारण हमें उन कामों को क्या किया जा रहा है, सही। जबकि गलती किसकी थी, गलती डायरेक्टर नहीं है। हर इंसान तो झूठी बोलेगा ना, उस डायरेक्टर को अपॉइंट करने वाली की है कि उसने सही तरीके से क्या नहीं किया, इन्वेस्टिगेट नहीं किया। एक्ट ऑफ द पर्सन एक्टिंग एज अ डायरेक्टर विल बी ट्रीट वैलिड, उसके जितने सारे काम है उसे क्या मानेंगे, वैलिड मानेंगे। ऑल्दो इट मे देयर आफ्टर बी डिस्कवर्ड, बाद में पता चला कि भैया वो इनवैलिड है, तो बाद के सारे काम गलत होंगे। तो कंक्लूजन ये है, सेक्शन 176 बोलता है अगर आपने किसी डायरेक्टर को अपॉइंट किया, अपॉइंट करते वक्त हमें वो सही लग रहा था, उसने उस टाइम पे जितने काम किए हैं वो हमारी नजरों में एकदम वैलिड है, जिस दिन आपको पता चला उस दिन आपको निकाल देना चाहिए था। इनकेस अगर आप नहीं निकालते हो, निकालने में आपसे लेट हो जाती है, तो उसके बाद के काम इनवैलिड हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। रनिंग डिसीजन में भी उसे आउट कर लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, डिसीजन तो हमेशा वैलिड ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एक डेट होगी, डेट अपन ले लेते हैं, आज की डेट क्या है, आज एक डिसीजन चल रहा था इसी मीटिंग में, हाँ ठीक है, तो आज एक डिसीजन चल रहा था, आज ही डिसीजन है, आज ही पता चला ना, तो इसको हम कहेंगे चल मीटिंग से बाहर, अब आप वोट नहीं कर सकते, आप पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे अगर पता चला। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो थोड़ी थोड़ी देर में लेना होता है। एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, हमें उसमें 3-4 बार डिसीजन लेने, जिस दिन पता चला आपको आउट कर लेंगे, लेकिन ये मैटर तो हमेशा वैलिड रहेगा। हमारा पर्पस क्या है, उन पर्सन को प्रोटेक्ट करना जो क्या कर रहे, कंपनी के साथ डील कर रहे, कॉन्ट्रैक्ट, उसको बचाना। तो हम नहीं चाहते कि इसकी नलायकी के चक्कर में उस पर्सन के साथ गलत हो जाए, उसको बचाना हमारा इंटेंशन है, इसलिए इस डिसीजन को करेक्ट माना जाएगा। क्लियर है। उसको आउट किया जाएगा और अथॉरिटी किसी और को दी जाएगी, उसकी पोजीशन में कोई और बैठ जाएगा, उसे तो बाहर ही कर रहे हैं अपन। डिसीजन हमेशा सही माना जाएगा। रीजन समझ में आ रहा है, हमें किसे बचाना है, डायरेक्टर तो गया काम से, हमें बचाना उस पर्सन को है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। समझ में आया, पक्का। एग्जाम्पल रीड करो, आप लोग बताओगे, आंसर मत रीड करना, केस रीड करो। क्या ये आदत ही होती है ना बच्चों की। बस ये लास्ट है, छोड़ दूंगी अब, नहीं आए समझ में, बता रही। केस समझ में नहीं आया कि अभी जो कंसेप्ट पढ़ा सेक्शन 176, 176 नहीं आया, आ रही वापस, रुक जा। केस रीड करो पहले। कितने बच्चों को केस समझ में आ गया, आ गया। बच्चे एग्जाम में ना ऐसे केसेस ही आएंगे, तो केस रीड करके समझ में आना चाहिए, तो पहले समझ में आना, फिर आंसर तो बाद में है। आया ज्योतिष का, एक्सप्लेन कर। चलो आओ मेरे साथ रीड करेंगे। प्लैनेट लिमिटेड रिसीव अ चेक, किसने दिया था, अर्थ लिमिटेड ने। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द अर्थ लिमिटेड प्रोवाइडेड दैट, आर्टिकल में क्या लिखा था, चेक इशूड बाय द कंपनी नीड टू बी साइन, कितने डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर, और काउंटर साइन कौन करेगा, सीएस, मतलब 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, फिर सीएस देखेगा उनको साइन करते हुए, फिर अपना साइन भी करेगा। द डायरेक्टर नॉर द सेक्रेटरी, डायरेक्टर नॉर द सेक्रेटरी हु साइन द चेक वाज अपॉइंटेड प्रॉपरली, क्या बोला, सही तरीके से अपॉइंट
नहीं हुए थे, thus चेक इशूड was नॉट वैलिड। वैलिड होगा कि नहीं होगा पहले तो ये बताओ। प्लैनेट लिमिटेड सू दी कंपनी फॉर इरेगुलरिटीज, पता कब चला? बाद में। तो जब बाद में पता चला तो ये चेक वैलिड है कि इनवैलिड है? वैलिड है। क्या ये बात समझ में आई? चलो वापस आते हैं अपन। सेक्शन 146 बोल रहा है, 176 बोलता है मैं सीएस हूं, ठीक है, समझो तो, मैं सीएस हूं, मैंने ऐसे फर्जीवाड़ा दिखा दिया तुम्हें, ठीक है, तो एज अ सीएस मैंने कहीं भी कुछ भी कर दिया, ठीक, तुम्हारी नजर में तो अभी सीएस सुनो सारे काम मैंने किए ना, तो वो सब वैलिड होंगे। जिस दिन आपको पता चला, जिस दिन आपको वो सारे काम पता चला कि यार ये तो सही सीएस ही नहीं है, तो अब इसके बाद के सारे काम मेरे क्या हो जाएंगे? इनवैलिड। सेक्शन 176 सिंपल बात ये कह रहे हैं, जब पता नहीं था ना तो हम उन सारे कामों को क्या मानेंगे? सही। जब पता चला ना वो सारे काम हमारी नजर में हो जाएंगे गलत। ऐसा कर क्यों रहे? कायदे से देखा जाए तो ये भी गलत है और ये भी गलत है ना, कायदे से ये देखा जाए दोनों गलत है, लेकिन इसे सही करने का सीधा लॉजिक बस ये कि हम उन लोगों को बचाना चाह रहे, जितने इतने सारे लोगों के साथ जो हमने कॉन्ट्रैक्ट, उन सबको गलत कर दिया जाएगा तो बच्चा काम कितना बढ़ जाएगा, फॉर्मेलिटीज कितनी बढ़ जाएंगी। वो लोग अब आगे कल को भविष्य में कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनको देखकर 10 लोग और देखेंगे कि भैया ऐसा हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट, तो उन सारी चीजों को बस वो क्या करना चाहते, नहीं प्रमोट करना चाहते, इस कारण से उसे वैलिड बोला गया है। बात समझ में आई? डाउट कहाँ आ रहा है बता? क्या? चलो ठीक है, माना तो कम से कम बच्चे ने, है ना, कि ध्यान नहीं दे रहा था, अभी आया समझ में? पक्का? तो ये था हमारा सेक्शन 140, सॉरी ठीक है यार 176 आएगा, 149 एक सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं क्यों बार बार आ रहा है, ठीक है आएगा, वो अभी नहीं आएगा, वो डायरेक्टर वाले चैप्टर में आएंगे। चलो आज क्या क्या बड़ा फटाफट बताओ। पहले हमने खत्म किया डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, फिर क्या पढ़ा? इंडोर कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कुछ बोल रहा है क्या पनस? डाउट है पूछना। हाँ साइन वैलिड नहीं था। हाँ अब देखो समझना, अगर बैंक से भी गलती होती है, बैंक ने क्या किया वहां पर जाकर पास कर दिया तो वो सही है, अगर उन्होंने बाउंस किया तो ये बात हमें पहले तुरंत ही पता चल गई ना, हम क्या कह रहे पता हमें कब चला? बाद में, मतलब बाउंस हुआ ही नहीं था ना, तो फिर वो वैलिड है। बाद में जब पता चला तो वो बस ये कह रहे कि भाई हमारे साथ तो गलत हुआ था, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो काम सब सही है, ठीक है। चलो वापस, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस क्या बोलता है? बियॉन्ड द पावर काम। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने आओगे कंपनी से तो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल जितने डॉक्यूमेंट है पढ़कर आना। इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है? आउटसाइडर पब्लिक डोमेन अपनी सारी चीजें पढ़कर आए, उसके बाद भी अगर इंटरनल दिक्कत होती है तो आउटसाइडर अब अपनी तरफ से सही है, लाइबल नहीं है, कंपनी उसके लिए लाइबल हो जाएगी। आउटसाइडर को सपोर्ट कौन करता है? इनसाइडर कंपनी को कौन सपोर्ट करता है? याद रहेगा। कल केसेस के साथ मिलेंगे। आज की सभा समाप्त।